ब्राइट बे में आप सभी का स्वागत है। और न्यू ब्राइट बे में आपको आज हमारा जो साइंस और मैथ पीरियड चल रहे थे उसी की जगह पे आज इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है और फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये रखी रहती है और किसी भी कंपटीशन या किसी भी एग्ज़ाम में भी जाते हैं तो इंग्लिश एक महत्वपूर्ण वहाँ पे रोल अपना प्ले करती है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे इंग्लिश को पढ़ेंगे, साथ में हिंदी, क्योंकि दो लैंग्वेज हम लोगों के लिए कंपलसरी होती हैं। इसमें सबसे पहले ये क्या है, भाषा क्या है, इसके विषय में आपको पहले कुछ समझ डेवलप कर देते हैं, थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं। उसके बाद सीधे अपने पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे हमें काम करना है वहाँ पे आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले देखिए, हमारा टॉपिक है आज का, पार्ट फर्स्ट बना रखा है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। और अंग्रेजी एक भाषा है, सब जानते हैं कि एक भाषा है। ये भाषा को ही इंग्लिश में हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और वो भी फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी है। हालांकि ये इंडिया में भी काफ़ी बोली जाती है इसका, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ लगभग 200-300 वर्ष तक शासन किए हैं, इसलिए दक्षिण भारत खासकर साउथ इंडिया में इंग्लिश बहुत अधिक बोली जाती है। हिंदी तो भारत के केवल 10 राज्यों में ही राजभाषा के रूप में प्रयोग है। अब यहाँ पे ये भाषा है, तो भाषा में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो अंग्रेजी है यानी कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश के विषय में आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है और दो ही चीज़ें आपको फिर हिंदी में देनी है। तो इंग्लिश जो है ये आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। इसको रोमन लिपि, जो हमारी स्क्रिप्ट है वो रोमन है, तो ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, रोमन स्क्रिप्ट। तो ये रोमन लिपि में लिखी जाती है, जबकि इसको जो पढ़ा जाता है तो ये आपकी एक ग्रीक भाषा है। तो इंग्लिश जो है वो ग्रीक भाषा यानी जो लैंग्वेज है वो ग्रीक लैंग्वेज में आती है, ग्रीक लैंग्वेज। जो जितनी भी ग्रीक लैंग्वेज है वो सब रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। ये चीज़ आपको एक यहाँ पे जान ली कि इंग्लिश रोमन लिपि, इसकी इंग्लिश की जो लिपि है वो रोमन है, रोमन स्क्रिप्ट लिपि को स्क्रिप्ट कहते हैं। और जो ग्रीक, ये जो भाषा है इंग्लिश, वो ग्रीक है, जिसको हम लोग ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसे ही आपको हिंदी के विषय में भी जानना है, हिंदी क्या है, क्योंकि दोनों को एक साथ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो हिंदी होती है हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, देवनागरी। तो देवनागरी लिपि है और जो इसकी भाषा है हिंदी, तो हिंदी हमारी हिंदी भाषा, तो इसकी भाषा तो हिंदी है लेकिन लिपि इसकी देवनागरी है। ऐसे ग्रीक भाषा के अंतर्गत इंग्लिश आती है और लिपि इसकी रोमन में आती है। तो ये आपको विशेष का ध्यान रखना है। तो हिंदी एक भाषा है और इंग्लिश भी एक भाषा है, लेकिन ये ग्रीक भाषा के नाम से भी जानी जाती है। अब इसमें दोनों की विशेषताएं क्या हैं? दोनों की विशेषता ये है कि लैंग्वेज कोई भी हो, लैंग्वेज का जन्म साउंड से है। कोई भी लैंग्वेज हो, अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भाषा, तो ये दोनों ही भाषाएं हैं, दोनों ही लैंग्वेज हैं। तो दोनों ही जब लैंग्वेज है तो दोनों की जो इसमें इनके जन्म कहाँ से है, तो भाषा का जन्म होता है साउंड से। साउंड को हम लोग ध्वनि कहते हैं या ध्वनिया। तो मानो प्रारंभ से ही जितने प्रकार की साउंड निकाल सकता है अपने मुंह से और कंठ से, तो वो सारी ध्वनियाँ, इनके लिए एक सिंबल्स दे दिए गए, एक पहचान चिन्ह दे दिए गए।
तो ध्वनियों को इंग्लिश में साउंड कहा जाता है, साउंड्स। तो ये साउंड्स हैं, जितने साउंड हम अपने निकाल सकते हैं वो। अब साउंड जो हमारे मुंह से निकलते हैं वो दो टाइप में होते हैं। एक ऐसे साउंड होते हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप में निकलते हैं। तो एक स्वतंत्र रूप में निकलने वाले साउंड, स्वतंत्र रूप में निकलने वाले साउंड। तो एक ऐसे साउंड्स होते हैं जो फ्रीली निकलते हैं एकदम, और एक ऐसे साउंड होते हैं जो स्वतंत्र रूप में नहीं निकलते हैं। वे साउंड जो स्वतंत्र रूप में नहीं निकलते हैं। अब स्वतंत्र रूप में जो नहीं निकलते हैं तो फिर उनको किसी न किसी पे निर्भर रहना पड़ता है, और ये फ्रीली होते हैं। तो जो साउंड होता है, इन्हीं साउंड के लिए क्या किया गया, कुछ संकेत चिन्ह बता दिए गए, इन्हीं के संकेत दे दिए गए, संकेत। तो जो ध्वनियों के संकेत होते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में सिंबल्स कहते हैं, सिंबल्स, यही हमारे संकेत जो है वो अक्षर कहलाते हैं। यही जो संकेत चिन्ह आए, इन्हीं को अक्षर कहा गया। यही अक्षर है, इन्हीं को हम लोग लेटर बोलते हैं, लेटर। यही हमारे लेटर्स बन जाते हैं। अब लेटर स्वतंत्र रूप में कहाँ से निकलते हैं, तो वोकल से निकलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कंठ कहते हैं। तो कंठ ये गले के पास होता है। यहाँ से निकलने वाले जो साउंड होते हैं, तो कंठ से उच्चरित, तो जिनका उच्चारण कंठ से होता है, कंठ से उच्चरित ध्वनि, तो कंठ से उच्चरित ध्वनि जो इंग्लिश में है वो आपकी केवल 5 हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। इनका उच्चारण आप करेंगे तो मुंह को परेशान नहीं होना पड़ता है, ये सब बक्कल से निकलते हैं, वोकल। इसीलिए इनको वोकल साउंड बोलते हैं। और ये आपके वोकल साउंड है, वोकल साउंड। ये वोकल साउंड है, यानी कि इन्हीं को स्वर कहा जाता है, स्वर, वोवेल्स। यही आपके स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। अब इसके बाद में जो स्वरों की मदद से उच्चारण किए जाते हैं, तो ये आपके कंसोनेंट्स कहलाते हैं, कंसोनेंट्स साउंड। तो कंसोनेंट्स जो साउंड है, इसमें इनका उच्चारण हम लोग किसकी मदद से करते हैं। एक तो आपका लिप्स, यानी कि ओंठ, या फिर लिप्स नहीं होगा तो फिर टीथ, लिप्स हो जाएगा, टीथ हो जाएगा, टंग, या फिर अदर बॉडी, टंग हो गया, या फिर अदर बॉडीज। तो जो अदर बॉडीज से बाकी प्रोड्यूस होते हैं वो सब आपके कंसोनेंट्स होते हैं। कंसोनेंट्स का उच्चारण, कंसोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं, व्यंजन। तो व्यंजन एक ऐसे वर्ड कहिए या लेटर्स कहिए जिनका उच्चारण स्वर की मदद से किया जाता है। यदि स्वर उसमें हेल्प नहीं करेगा तो उनका उच्चारण पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हमारे लिप्स से, हिंदी में कहें तो जीभ हो गया, तालू हो गया, लिप्स हो गए, मुंह हो गया, तो इनसे उच्चारित होने वाले वर्ड आपके जो है
व्यंजन में चले जाते हैं। तो हिंदी में, इंग्लिश में स्वरों की संख्या यही 5 है, ए ई आई ओ यू। तो 5 ये हो गए आपके। अब इसमें टोटल 26 ही होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने जो ध्वनियाँ निकाली वो इनकी 26 ही टोटल है। अंग्रेजों के हिसाब से 26 प्रकार की ध्वनि ही माउंट जो मनुष्य है वो प्रोड्यूस करता है। इसीलिए उन 26 जो साउंड्स थी उनको इन्होंने अपना अपना संकेत दे दिया, और वही संकेत जो साउंड के सिंबल थे वही लेटर्स कहलाए। इसीलिए इंग्लिश में 26 लेटर्स पाए जाते हैं। अब ये 26 लेटर्स में ये कंठ वाले हैं जो गले के पास होता है, तो कंठ से जो उत्पन्न होते हैं वो आपके स्वर कहलाते हैं, वॉवेल्स कहलाते हैं। इसके अलावा मुख, तालु, लिप्स या बॉडी के अदर पार्ट से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो सब आपके व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या जो 5 ये हैं, टोटल 26 हैं, तो ये आपके 21 हो गए। इतना ध्यान देने के बाद जब आप इतना जान गए, बस इसके बाद में आप सीधे चले आते हैं हिंदी में। यदि बात करेंगे तो हिंदी में जो टोटल इस लैंग्वेज में जितने भी आते हैं वो वर्णों की संख्या की बात करें तो इसमें 52 लेटर्स हैं, यानी 52 अक्षर हैं या वर्ण कहिए। अब ये 52 में जो 11 हैं वो आपके स्वर हैं, और 33 जो है 33 वो आपके व्यंजन हैं। बाकी अदर्स में आ जाएंगे, मिक्स वर्ण या फिर अनुस्वार और विसर्ग में आ जाते हैं। तो इसमें हिंदी में 11 स्वर हैं, जबकि इंग्लिश में 5 स्वर हैं। इतना आपको जान के रखना है कि इंग्लिश में ये 5 स्वर हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, फ्रीली होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इंग्लिश हिंदी में 11 हैं। 11 कौन से हैं, थोड़ा सा ये और जान लीजिए। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। एक ए, ऐ, ओ और औ, बस यहीं तक आना है, इतने ही पाए जाते हैं। तो ये हिंदी के हैं जिनका उच्चारण कंठ यानी वक्कल से होता है। वक्कल ये कंठ एक है जहाँ से इसका उच्चारण किया जाता है। अब इसके बाद में आप सीधे आ जाइए अंग्रेजी अक्षरों से बनने वाले हिंदी अक्षर, क्योंकि हमें इंग्लिश को पढ़ना और समझना साथ में सीखना है, उसको लिखना सीखना है। तो ट्रांसलेशन में जैसे अंग्रेजी का ए है, इसको ए नहीं कहेंगे बल्कि इसको आ, बी को बा, सी को सा भी पढ़ते हैं, का भी पढ़ते हैं, दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। डी के लिए डा भी रहता है, दा भी रहता है, दोनों सही है अपनी जगह पे। ई के लिए ए और एफ के लिए एफा बनता है, जी के लिए गा, एच के लिए हा, और आई के लिए ई और बड़ी दोनों बन जाती हैं, आवश्यकता अनुसार दोनों सही हैं। जी के लिए जा और के के लिए का। ऐसे ही एन के लिए ना भी बनता है, अणा भी बनता है, या फिर ऐसे कह ले अणा और ना के लिए एन बनता है। ओ और बड़ा ऊ दोनों ही ओ के लिए बनाए जा सकते हैं। पी के लिए पा और क्यू के लिए का, आर के लिए रा और सा के लिए सा। टी के लिए टा भी और ता, यानी टी जो है इसी से ता को लिखा जाता है और इसी से टा को लिखा जाता है। उसके बाद यू, यू में आपको ऊ, छोटा ऊ भी और ये बड़ा ऊ दोनों, और साथ में यू के लिए कहीं कहीं पे आ का प्रयोग भी होता है। तो ये तीनों सही हैं। बी के लिए वा और डब्लू दोनों के लिए सेम है। एक्स तो आधा का और सा। बाई के लिए या और बड़ी दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों ही सही हैं, गलत नहीं है। जेड के लिए जा का प्रयोग करते हैं। तो यदि ये चीज़ आपने सीख ली तो निश्चित रूप से हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी जितने इंग्लिश के लेटर हैं उनको हिंदी में लिखने का ये तरीका है, क्योंकि हिंदी में टोटल वर्ड 52 है, जबकि उसमें इंग्लिश में उसके आधे ही है, 26 हैं। तो इसलिए इसमें 1 से 2-2 बनेंगे, 3-3 बनेंगे, की संख्या ज़्यादा हो जाती है। अब चलते हैं इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो आपको ज़रूरत की है। अब इसमें नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम लोग देवनागरी अक्षर यानी जो हिंदी के अक्षर हैं के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी के अक्षर के विषय में पढ़ेंगे। यानी कोई हिंदी का जो 52 वर्णमाला के अक्षर हैं उनको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो देखिए।
तो देवनागरी अक्षर हमारा छोटा बड़ा यानी आ, इसको ऐसे बोलते हैं। तो आ के लिए ए है, बड़ा के लिए ए भी लगता है और यहाँ पे डबल ए का प्रयोग भी हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ई, तो इसके लिए ई के लिए आपका आई बनता है और बड़ी के लिए आई भी बनता है और साथ में डबल ई का प्रयोग भी होता है, यानी ये दोनों रहते हैं इसके लिए। उसके बाद ऊ, तो छोटा साउंड है ऊ, तो यही रहेगा, लेकिन बड़े ऊ के लिए ये ऊ भी बन जाता है और डबल ओ भी बनता है, दोनों अपनी जगह पे सही हैं। ए के लिए ई का प्रयोग और ए के लिए ए आई का प्रयोग किया जाता है। ओ के लिए एक सिंगल ओ और औ के लिए ए यू का प्रयोग होता है। अंग एन से और आहा को एच से लिखा जाता है। अब इसमें एक चीज विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ तक तो आपके सब ऐसे ही चल रहे थे, ये यहाँ तक तो ये सब स्वर थे, वॉवेल्स थे, तो इसलिए इसमें कोई हलंत की जरूरत नहीं है। ये बीच में कामा का प्रयोग हमने किया है, देखिए ये हमने बीच में कामा का प्रयोग किया था। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ तक कोई हलंत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें नीचे कहीं हलंत नहीं लगाया जाता है, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, क्योंकि ये सब स्वर है। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक री भी है, री इसमें लिखा नहीं गया, तो टोटल 11 हो जाएंगे। उसके बाद अंग आहा, यहाँ से हलंत लगते हैं इसलिए क्योंकि ये इनका उच्चारण स्वर से होता है। का, इसमें भी हलंत रहेगा, जिसका हलंत नहीं है तो उसमें फिर ए लिखना पड़ता है, क्योंकि बाकी का उच्चारण ए स्वर की मदद से किया जाता है, ए सबके साथ होता है। तो का के लिए के, खा के लिए के एच, गा के लिए जी और घा के लिए जी एच का प्रयोग और अड़ा के लिए एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे चा सी एच, छा के लिए सी डबल एच और जा के लिए जे और झा के लिए जी एच और या के लिए ना का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि इसमें हलंत नहीं लगा है तो उस समय इसमें ए लगाना पड़ेगा। जैसे थोड़ा समझ लीजिए, जैसे का लिखा है और इसमें हलंत लगा है, तो इसके लिए अंग्रेजी आपकी सिंपल है के, लेकिन यदि इसमें का के साथ में हलंत नहीं है तो उस केस में आपको के साथ ए भी लेना पड़ेगा। लेकिन यदि ये लास्ट में आ रहा तब नहीं लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ए सबके साथ रहता है। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत छोटे क्लास की है, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। टा ठा डा ढा और ता था दा धा, ये दो लाइन ऐसी हैं जिनकी इंग्लिश एक ही प्रकार से बनती है, तो इसलिए ये थोड़ा आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको विशेष कर ध्यान दें इतने डिब्बे को। तो इसमें 1 2 3 4 5 और 10 अक्षर हैं जिनको इंग्लिश में केवल 5 प्रकार से लिखा जाता है। टा और ता दोनों के लिए टी का प्रयोग करते हैं। ठा और था दोनों के लिए टीएच का प्रयोग किया जाता है। और डा और डा दोनों के लिए डी लगती है। और अड़ा और ना, इसमें दा धा के लिए डीएच दोनों के लिए, और डा और ना के लिए आपका दोनों के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा, इनके लिए इंग्लिश में सिंगल लेटर है। उसके बाद पा के लिए पी, फा के लिए पीएच भी रहता है और एफ भी बनाते हैं, लेकिन बा के लिए बी और भा के लिए बीएच, माँ के लिए एम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे या के लिए बाई और रा के लिए आपका आर, ला के लिए इंग्लिश में एल लिखते हैं और वा के लिए वी भी लिखते हैं, डब्ल्यू भी। तो दोनों का सेम मीनिंग है, चाहे आप वी लिखें या आप डब्ल्यू लिखें, दोनों से ही वा बनता है ये। तो ये इसमें खासकर इसमें गलती ना करें। और शाह और शाह ये दोनों सेम तरीके से लिखे जाते हैं एस एच, लेकिन हलंत लगे हुए हैं इसलिए ए नहीं है, जैसे हलंत हटेगा यहाँ ये लग जाएगा। तो एस एच दोनों के लिए, ये वाले शाह के लिए केवल एस का प्रयोग होता है, ये इतना याद रखें। और ये दोनों सेम इंग्लिश में लिखे जाते हैं, ये देखिए इनकी इंग्लिश दोनों की सेम रहती है ये। उसके लिए हा के लिए एच का प्रयोग, ऐसे छा के एस एच यहाँ हलंत है तो ये हटा हुआ है। ऐसे त्रा टी आर ए ज्ञा जी वाई ए और श्रा के लिए एस एच आर ए से लिखा जाता है इसको। तो ये जितने भी देवनागरी अक्षर हैं हमारे, उनको आप इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे। इस चार्ट को आपको 2-3 बार पढ़ लेना है, ये अपने आप ध्यान हो जाएगा। इसमें कुछ ही ऐसे हैं जो डबल प्रकार से रिपीट होते हैं। जैसे बड़ा के लिए ए भी लिखते हैं और
डबल ए भी लिखते हैं। तो ये दोनों रिपीटिंग है, ई और ई के लिए तो आई बनाते हैं, लेकिन बड़ी के लिए आई भी बना लेते हैं और डबल ई का प्रयोग भी करते हैं। ऐसे ऊ बड़े ऊ के लिए, छोटों के लिए तो ऊ ही रखेंगे, बड़े के लिए ऊ और डबल ऊ का प्रयोग भी किया जाता है। चलिए अब इसमें आपको नेक्स्ट में इनकी मात्राओं को और बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं इसके आगे। अब इसमें इंग्लिश में जो वर्णमाला है इसकी, यानी कि अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके क्रम में तीसरा पार्ट हमको क्या सीखना है, हिंदी की मात्राओं के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी के अक्षर। अब इसमें जो मात्राएं होती हैं, जैसे बड़ा है तो बड़ा की मात्रा ये एक डंडा होती है। अब इसके लिए जो इंग्लिश में यूज करोगे इस मात्रा के लिए, वो ए यूज किया जाता है। कहीं कहीं इसको जो है डबल ए भी लिख लेते हैं, लेकिन इसका मेन ए होता है, हालांकि दोनों सही माने जाते हैं। ऐसे ई है जो छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा ये बाई तरफ से ऐसे लगती है, तो इसके लिए इंग्लिश में जो यूज होता है वो आई होती है। ऐसे बड़ी की मात्रा ये राइट साइड से ऐसे आती है, इसके लिए आई भी लगती है और कहीं कहीं पे डबल ई का प्रयोग भी किया जाता है। और एदा केदा जो है वो ई आई से भी बड़ी ई बन जाती है, तो यहाँ पे ई और आई मिलकर के भी आपका बड़ी की मात्रा बना लेती है। ऐसे ही ऊ के लिए यू का प्रयोग भी होता है, केवल यू रहता है। और बड़ा यू जो तो छोटों की इधर को बड़े यू की मात्रा ये लगती है, इसके लिए यू भी रहता है और डबल ओ का प्रयोग भी करते हैं। तो ये इसमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसे ही ए की मात्रा ऊपर एक ऐसे चोटी होती है, इसके लिए ई का प्रयोग किया जाता है केवल। और ए ऊपर इसकी जो दो चोटियां होती हैं, इसके लिए ए और आई का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। ऐसे ओ में लाइन में एक चोटी, इसके लिए जो इंग्लिश आएगी वो केवल एक ओ का प्रयोग होता है। ऐसे अन्य इसमें जो छूट गई उनको देखिए, औ की मात्रा आपकी एक डंडे में दो चोटी रहती है, इसके लिए इंग्लिश जो है वो ए यू औ। ऐसे अंग की एक बिंदी होती है, इसके लिए केवल एन का प्रयोग होता है। आहा में दो बिंदी साइड में लगी रहती हैं, उसके लिए एच का प्रयोग करेंगे आप। लेकिन इन सब चीज़ों से भी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हिंदी में जो आ होता है के स्वर में बोले जाने वाले जिनमें जितने भी व्यंजन हैं, तो जितने भी व्यंजन होते हैं उन सबका उच्चारण इसी के साथ होता है। उन अक्षरों में अंग्रेजी में लिखते समय हम लोग आ के स्थान पे इस छोटा ए का प्रयोग करते हैं, यानी ये मात्रा लगा लेते हैं, लगाती हैं, परंतु अंतिम अक्षर यदि अंतिम अक्षर पर नहीं लगती है, ये ध्यान रखना। जैसे चरण, तो चा के लिए देखिए सी एच, लेकिन ए इसमें लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे हलंत तो है नहीं। रा, ऐसे आर, तो इसमें आर बनाएंगे और ए बना लेंगे, आर ए रा। और न, तो ना के लिए भी लगना चाहिए था ना एन ए, लेकिन इसमें भी देखिए चा में भी सी एच में ए आया, आर में भी ए आया, लेकिन ना में नहीं आ रही है क्योंकि ये अंत में है, क्योंकि अंतिम अक्षर होता है तो उसमें ए नहीं लगाते हैं, यहाँ पे ए नहीं लगाया जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे करण है, तो करण को आप का के लिए सी एच भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, तो के, लेकिन इसमें ए लगेगा, आ की मात्रा रहेगी क्योंकि हलंत है नहीं। र, तो आर भी रहेगा, ए भी रहेगा, लेकिन लास्ट में अंतिम अक्षर में ए मात्रा नहीं लगती है, यानी एन अकेला रहेगा, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है, बाकी आपका ऐसे ही चलता रहेगा। बीच में स्टार्ट के अक्षरों में ए मात्रा ए लगती है, लेकिन बाद के अक्षर में ए नहीं लगाया जाता है। यदि बड़ा आ इसमें होगा तब उस केस में देखिए क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा जाए चरना या करना, तो करना लिखना पड़े करना। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, तो के लिए तो आप के लगा देंगे क, उसके बाद में र, तो के ए का हो गया, आर ए रा हो गया, और ना एन हो गया। लेकिन ये मात्रा के लिए यहाँ पे डबल ए की मात्रा है, तो डबल की जगह पे सिंगल ही लगाएंगे आप करना, तब उस केस में ये मात्रा आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने यहाँ पे समझ ली होगी। अब आप इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए अब इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है साइलेंट वर्ड, मूक वर्ड।
मूक वर्ड ये ऐसे कुछ वर्ड या लेटर्स होते हैं, मूक लेटर्स कहते हैं, जो इनका साउंड ही नहीं आता है, लेकिन किस लेटर से पहले कौन मूक हो जाएगा ये पता नहीं होता है। इसके लिए यहाँ पे कुछ रूलिंग है, उनको आपको जानना होगा कितने मूक लेटर्स हैं। तो सबसे पहले इसमें ए साइलेंट, ये हमारा मूक वर्ड या अक्षर साइलेंट लेटर्स के नाम से ये हेडिंग है यहाँ पे, साइलेंट लेटर। तो कौन कौन से हमारे साइलेंट लेटर हैं जिनका साउंड नहीं आता है। अब जैसे जब ए, लेकिन ए हमारा कब साइलेंट हो जाएगा, डबल एल और बाई के पहले, जैसे ऑटोमेटिकली। तो इसमें ऑटोमेटिकली में ए जो है ये साउंड नहीं आएगा, सी आएगा, उसके बाद डबल एल बाई, क्योंकि डबल एल और बाई के पहले ए का साउंड नहीं आता है, तो इसको ऑटोमेटिकली बोलते हैं। तो ये यहाँ पे विलुप्त हो जाता है। ऐसे ही ई, जब ई के बाद ए आए तो ए साइलेंट हो जाता है। तो ई के बाद में ए आ जाए, देखिए यहाँ पे ई के बाद में ए आया तो इसकी साउंड नहीं आएगी, मी, एम ई और ये एन, ये आपका साइलेंट हो जाएगा। तो मीन, तो इसका रूल है ई के बाद ए आए तो ए साइलेंट रहता है। तो ए साइलेंट के यहाँ पे दो ही रूल है। उसके बाद बी साइलेंट के लिए देखिए हमने इस तरीके से एक ट्रिक बनाई है, एम बी टी, यानी एम के बाद बी आएगा तो साइलेंट रहेगा और टी के पहले आएगा तो साइलेंट रहेगा। लिखने को इसको लाइए हम लिख भी देते हैं, एम के बाद तथा टी के पहले, एम के बाद तथा टी के पहले बी साइलेंट रहता है, साइलेंट रहता है। तो ये याद रखना है। तो एमबीटी करके आप याद कर लीजिए, एम के बाद में और टी के पहले बी साइलेंट रहता है, तो एमबीटी ट्रिक हो गई। जैसे बॉम्ब, अब यहाँ बी ओ एम बी, तो देखिए एम के बाद बी आ रहा है ये वाला, तो इसका साउंड नहीं करना है, केवल इतना पढ़ना है, बॉम्ब, बॉम्ब माने बम होता है। ऐसे ही टी के पहले बी आ जाए, जैसे ये टी है इसके पहले ये बी आ गया तो ये बी चुप हो जाएगा, डी ओ यू टी, डाउट, तो यहाँ पे ये छूट गया आपका, इसका साउंड छूटा, यहाँ इसका साउंड छूटा। तो टी के पहले और एम के बाद बी साइलेंट रहता है, डाउट माने शक या संदेह। ऐसे सी साइलेंट, सी साइलेंट कब होता है, तो सी आपका एस के बाद और सी के यदि बाद में आई ई आ जाए, आई के पहले भी साइलेंट हो जाएगा, ई के पहले भी साइलेंट हो जाएगा, तो सी साइलेंट रहता है। जैसे साइंस, एस सी, तो यहाँ पे एस के बाद सीधे आई आ जाता है, सी चुप हो जाता है, एस के बाद सी की साउंड नहीं होती है। ऐसे ही एस सी, देखिए सी है, ई इसके बाद में आता है तो चुप हो जाएगा, बाद में तो यहाँ पे एस, उसके बाद में सेंट, एस ई आ जाएगा, सी चुप हो जाएगा, ये सी साइलेंट हो जाएगा क्योंकि ई के पहले भी चुप रहता है। और एक आपका और है आई, ये देखिए आई है, आई के पहले सी की साउंड नहीं आती है, तो कंसियस मतलब सचेत, तो यहाँ पे भी ये आपका ये वाला आपका सी छूटेगा। कारण देख लीजिए, एक सी ये साइलेंट हुआ, कारण इसके पहले एस था तो ये एस आ गया, इसके वजह से ये सी साइलेंट हो गया। दूसरे वाले में ई आ गया, इसके सी के बाद में ई है इसलिए ये साइलेंट हो गया। और तीसरे वाले में ये जो आई आ गया आपका, आई, इसकी वजह से ये सी साइलेंट हो गया। तो ये आई से पहले और ई के पहले सी साइलेंट रहता है और एस के बाद में सी साइलेंट रहता है। तो यहाँ पे सी साइलेंट के देखे जाए तो 3 रूल हैं। यदि हाँ, तो सी कब चुप होगा, जब उसके पहले एस आ जाए या उसके बाद में आई आ जाए या ई आ जाए, तो वहाँ पे उसमें उसकी साउंड नहीं निकालते। ऐसे डी साइलेंट के लिए एक शब्द है डीजे, तो जो जी है, जी के पहले का डी साइलेंट रहता है, तो जी के पहले यदि डी आ जाए तो वो साइलेंट रहता है, जी के पहले डी साइलेंट रहता है, तो ये साइलेंट रहता है, मतलब इसकी साउंड नहीं आती है। जैसे ब्रिज, तो जी के पहले का डी इसको नहीं पढ़ा जाएगा, बी आर आई ब्री और ज जी ज, ब्रिज ये हो जाएगा। तो ब्रिज माने होता है पुल, तो यहाँ पे डी साइलेंट है, कारण वही है क्योंकि जी से पहले है। ऐसे बजट,
BU, डी नहीं पढ़ेंगे, ये चुप रहेगा क्योंकि इसके बाद में जी है, तो बजट को बजट ही कहते हैं। इस तरीके से डीजे, यानी कि डीजे से याद रखेंगे कि जी के पहले डी साइलेंट रहेगा। तो ये इसकी एक ट्रिक है डीजे, जैसे एक ट्रिक थी MBT, ऐसे ई साइलेंट के लिए जब ई के अंत में, जब वर्ड के कोई शब्द होगा उसके अंत में ई आएगा तो वो साइलेंट रहेगा। कंप्लीट यहाँ तक पढ़ा जाएगा, इसको इसकी साउंड नहीं लेते हैं। ऐसे फेस में इसकी साउंड नहीं ली जाती है। तो लास्ट में कोई भी शब्द के लास्ट में जो ई आएगा वो साइलेंट रहता है, उसका साउंड नहीं आता है। पी साइलेंट के ऐसे रूल हैं। पी साइलेंट को हमने इस तरीके से लिख रखा है, देखिए एन के पहले पी साइलेंट रहता है और एस के पहले आए तो भी साइलेंट रहता है। तो एन और एस दोनों से पहले पी आ जाए तो साइलेंट रहेगा। अब जैसे पी के पहले देखिए एस के पहले है तो साउंड नहीं, तो इसको साइकोलॉजी पढ़ा जाएगा। साइकोलॉजी, पी छूट जाएगा। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान को कहा जाता है। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। ऐसे ये पी छूट जाएगा क्योंकि एन के पहले है, तो एन के पहले पी छूटता है, ये चुप रहेगा, साइलेंट हो जाएगा। तो यहां से पढ़ेंगे निमोनिया, एक बीमारी है निमोनिया। तो निमोनिया इसमें एक रोग का नाम है। तो पी साइलेंट के दो ही रूल है, एन और एस के पहले पी साइलेंट रहता है। एन साइलेंट जो है, एन एम के बाद में आ जाए तो साइलेंट हो जाता है एम एन। ये ट्रिक बनाई है एम एन, यानी कि एम के बाद का एन साइलेंट रहता है। तो एम के बाद में जो एन आएगा वो साइलेंट रहेगा और एन एस से पहले पी आएगा वो साइलेंट रहता है। जैसे एटोमन, तो एटोमन में एम के बाद वाला जो एन होता है उसको नहीं पढ़ा जाता है। तो एटोमन ये डबल एन है तो इसमें एक साइलेंट हो जाएगा। ऐसे ही एटम पतझड़ होता है। और यहाँ पे एक ट्रिक इसकी, इसमें एक ही है क्योंकि एम के बाद का एन साइलेंट होता है, लेकिन एल साइलेंट की लंबी ट्रिक है MFKD। MFKD ये 4 अक्षर हैं, MFKD। इसके पहले यदि एल आता है तो एल साइलेंट रहेगा। अब या इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं DMKF, DMKF। अब DMKF कह लीजिए तो आसान रहेगा याद करने में। तो DMKF, पहले DMKF, तो इसमें इसके पहले एल आएगा तो साइलेंट रहेगा। जैसे देखिए PALM, अब इसमें एल जो है एम के पहले है तो इसकी आवाज नहीं आएगी। PA, तो एल को चुप रखना है। पॉम, हथेली। ऐसे हाफ, एफ के पहले आएगा तो भी एल साइलेंट रहेगा। 4 अक्षर से पहले साइलेंट रहता है। और उसके बाद टॉक, के पहले आया तो भी साइलेंट हो गया। टॉक माने बातें करना। वुड, अब यहाँ पे देखिए डी के पहले आएगा एल तो भी साइलेंट रहेगा। तो DMKF के पहले एल साइलेंट रहता है। तो इस तरीके से ये साइलेंट वर्ड हैं जिनको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके याद रखना है। चलिए इसमें कुछ अदर्स हैं फिर उनको बताते हैं। अब इसमें जो बचे हुए साइलेंट वर्ड्स हैं उनको देख लीजिए यहाँ से। तो इसमें आपका जो है के साइलेंट, तो के साइलेंट कब होगा? एन से पूर्व। यदि एन से पहले आ जाए के तो साइलेंट हो जाता है। जैसे ये एन है तो ये के चुप हो जाएगा इस एन की वजह से। तो इस यहाँ इसको केवल इतना पढ़ा जाएगा नो, नो माने जानना। ऐसे नाइफ इतना पढ़ा जाएगा, ये छूट जाएगा तो ये साइलेंट हो जाता है एन के पहले। तो एन के पहले के जो है वो साइलेंट रहता है। ऐसे नॉलेज। जी साइलेंट कब होगा? एन से पूर्व आया जी साइलेंट रहता है। जैसे साइन, तो ये साई एन यहाँ तक पढ़ा गया, फिर ये जी छूट गया तो यहाँ पे जी साइलेंट हो जाता है। साइन मतलब चिन्ह होता है, पहचान चिन्ह। अब उसके बाद में एच साइलेंट। एच का ओ के पहले आया हुआ एच प्रायः साइलेंट रहता है। तो ओ के पहले एच आ जाएगा तो एच ओ हमने लिख दिया है। तो यहाँ आवर पढ़ा जाएगा, एच को नहीं पढ़ा जाता, ये चुप रहता है, ये साइलेंट वर्ड है। ऐसे ही ऑनर पढ़ा जाएगा, इतना पढ़ा जाएगा, ये इसको नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि ये साइलेंट वर्ड है। ऑनर, ऑनर माने इज्जत, आवर माने घंटा। ऐसे यू साइलेंट, यू का साइलेंट होता है। तो देखिए जी, तो जी के बाद में यदि यू आएगा तो जी जो है इसके बाद में यू आएगा तो साइलेंट हो जाएगा। तो यही गेस्ट या फिर ई के पहले गेस्ट। ऐसे जी गार्ड,
तो GUERD गार्ड, तो जी जो है यू जो है वो यदि जी के बाद आएगा तो वो साइलेंट रहता है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद W साइलेंट कब होता है? O के पहले भी साइलेंट रहेगा, E के पहले भी साइलेंट रहेगा, R के पहले भी साइलेंट रहेगा। तो बारी बारी देखिए, जैसे ये रेप, इसको रेप पढ़ा जाएगा, ये छूट जाएगा क्योंकि R के पहले का W नहीं पढ़ा जाता है। रेप माने होता है लपेटना। ऐसे आंसर, जो आप आंसर लिखते हैं तो उसमें ये अब ये W कैसे छूट रहा है? क्योंकि अंश वर्ग, तो आंसर यहाँ से E के पढ़ लिया गया, यानी कि जो S है E के पहले और S के बाद, ये आपका छूट जाएगा यहाँ पे W आंसर। ऐसे ही शॉर्ट में W छूटेगा क्योंकि यस O के पहले भी इसकी साउंड नहीं आती है और S के बाद वाला W, तो ये भी छूट जाता है यहाँ पे आंसर। तो W प्राय यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। कई केसेस में होगा R के पहले होगा इसलिए हो जाएगा, S के बाद में होगा तो भी हो जाएगा, यानी कि S के बाद में आएगा तब भी साइलेंट रहेगा। और S के बाद वाला यहाँ पे देखिए दो जगह दिखाया गया है, इसके बाद और यहाँ पे भी इसके बाद, तो S के बाद वाला भी W साइलेंट रहता है और R के पहले वाला भी साइलेंट रहता है। तो इस तरीके से W R के पहले आएगा तो साइलेंट रहेगा, S के बाद में आएगा तो भी साइलेंट रहेगा। फिर उसके बाद GH साइलेंट। GH कब साइलेंट है? तो GH साइलेंट आपका यदि किसी शब्द के अंत में, किसी वर्ड के लास्ट में GH या GST आएगा तो वो प्रायः साइलेंट ही रहता है। तो जैसे ब्राइट है तो BRI पढ़ा गया, T पढ़ लिया गया, GH छूट गया तो GH साइलेंट हो गया। हाई इतना पढ़ा गया, ये GH, तो इस तरीके से ब्राई या हाइट ये आपका साइलेंट है। T साइलेंट कब होगा? यदि किसी शब्द के अंत में 10 या टच, एक शब्द और है 10 या टच आता है तो उसमें T साइलेंट रहता है, जैसे ऑफन, तो 10 जो है ये पूरा साइलेंट हो जाएगा ऑफन। या फिर लिसन, तो LIS लिसन, N पढ़ लिया गया तो ये आपका छूट गया, तो ये साइलेंट हो जाता है। तो ये इतने साइलेंट वर्ड हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है 16वें नंबर पे कि Q कभी अकेला नहीं आता है, Q के साथ U हमेशा आता है। तो Q के साथ हमेशा U रहता है, Q कभी अकेला नहीं आएगा। Q जहाँ होगा, जैसे क्वीन, QUEEN क्वीन, तो U इसके साथ, Q के साथ U हमेशा आता है, Q कभी अकेला नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे साइलेंट वर्ड है, इनकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएंगे। तो इनको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस पे याद हो जाएगा। चलिए ठीक, चलते हैं, इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट में आपको अब इसमें टेंसेस का एक्सरसाइज कराएंगे, टेंस क्या चीज़ होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।